Hello students, today I will discuss about Gregor John Mendel and his experiment. Gregor John Mendel was born in 1822 and he died in 1884. He started experiment on pea plant Pisum sativum. So pea plant is commonly known as garden pea and its chromosome number is 14. In the pea plant, he first selected 34 varieties for his experiment, but later he started experiment on 22 varieties and finally he chose 7 varieties of pea plant containing these traits. So, the trait which was selected for his experiment was length of plant, flower position, shape of pod, color of pod, shape of seed, color of cotyledon, color of flower, position on chromosome, length of plant, fourth chromosome, its dominant trait is tall and its recessive trait is dwarf. Flower position present on chromosome number 4, its dominant trait is axial and its recessive trait is terminal. Shape of pod, fourth chromosome, inflated, full, and dominant trait is inflated, full, and the recessive trait is constricted. Color of pod present on fifth chromosome, its dominant trait is green and its recessive trait is yellow. And the shape of seed on the seventh chromosome, its dominant feature is round and its recessive trait is wrinkle. Color of cotyledon is present on first chromosome and its dominant trait is yellow and recessive trait is green. Color of flower present on first chromosome, its dominant trait is violet and its recessive trait is white. यहाँ से क्वेश्चंस नीट में आएंगे. एक तो क्वेश्चंस इस पार्ट से आता है. शेप ऑफ द पॉड, डोमिनेंट ट्रेट इज इनफ्लैटेड और फुल, इसी को फुल लिखते हैं, या कंस्ट्रिक्टेड. वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट. और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन पाता है क्योंकि कलर ऑफ पॉड में डोमिनेंट कलर ग्रीन होता है और कलर ऑफ कोटिलेडन में डोमिनेंट कलर येलो होता है. तो इस जगह से क्वेश्चन आ सकते हैं. प्राय क्वेश्चन पॉड से पूछ देते हैं, कलर ऑफ पॉड, चूंकि एक्सपेरिमेंट हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो कंफ्यूजन के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है. तो ये दोनों पार्ट को याद रखेंगे. पॉड में डोमिनेंट कलर ग्रीन होता है और सीड में डोमिनेंट कलर येलो होता है और उसका रिसेसिव ट्रेट ग्रीन होता है. ये इस पार्ट से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो हम लोग ब्रीफ में जानते हैं कि मेंडल को क्यों सक्सेस मिली, मेंडल क्यों फेल्योर हुए, ये हम लोग ब्रीफ में जानते हैं. सक्सेस होने का बड़ा रीज़न ये था कि मेंडल ने जिस प्लांट का सिलेक्शन किया था, ये प्लांट पाइसम सटाइवम था और इस प्लांट में क्लियर कट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स प्रेजेंट थे, जिसके कारण एक्सपेरिमेंट में उन्हें बहुत परेशानी नहीं फीचर को मेजर करने में. दूसरी बात, उन्होंने ट्रेड्स का सिलेक्शन किया इस तरह से कि प्राय जो ट्रेड्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए वो एक क्रोमोसोम पर नहीं थे, तो इसके कारण भी किसी भी तरह का लिंकेज या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी पी प्लांट में नहीं मिली उनको, जिसके कारण वो अपने रिजल्ट तक सक्सेसफुली पहुंच पाए. सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आसानी से कर सकते हैं इस प्लांट के साथ. और चूंकि इस प्लांट के साथ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इस प्लांट के साथ पहले गॉस ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनके काम से इनको इंस्पायरेशन मिला था, तो गॉस के काम के कारण इन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया था. और कॉल रियूटर ने इसके पहले टोबैको पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को सक्सेसफुली किया था, तो वहाँ से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने पी प्लांट को गॉस से लिया और कॉल रियूटर के आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के पी प्लांट पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए. सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स होता है, जिस पेरेंट्स से आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है उसमें क्लियर होना है. सेकेंड, इमास्कुलेशन होता है. फ्लावर बायसेक्सुअल है तो इमास्कुलेशन करेंगे ताकि अपना खुद का एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को फर्टिलाइज ना कर दे. इसके बाद बैगिंग करते हैं. बैगिंग में स्टिग्मा को कवर करते हैं अनवांटेड पॉलन ग्रेन से प्रोटेक्शन देने के लिए. फिर मैच्योर होने के बाद पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करके उसको डस्ट करते हैं स्टिग्मा पर. एंड आफ्टर डेट जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को हम लोग मेजर करते हैं. ये कुछ स्टेप्स होते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के, जो कि कॉल रियूटर ने पहले से इंट्रोड्यूस किया था और इस काम को मेंडल ने यहाँ से लेकर स्टार्ट किया था.
तो ये कुछ रीजन थे मेंडल को, और सबसे बड़ा रीजन था कि एक बार में एक ही ट्रेड का या 2 ट्रेड का इस तरह से सिलेक्शन करते थे। प्लांट के बाकी सारे फीचर्स पर वो फोकस नहीं होते थे, हजारों फीचर थी प्लांट में, लेकिन जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1 ट्रेड के साथ, तो फिर वो उसी एक ट्रेड पर फोकस रहते थे, बाकी सारे फीचर को वो इग्नोर करते थे, जिसके कारण उनका कैलकुलेशन बहुत ऑथेंटिक हो पाता था और वो इवेलुएट आसानी से कर पाते थे। ये कुछ रीजन थे मेंडल के सक्सेस के। चलो अब मेंडल का एक्सपेरिमेंट सुनते हैं। मेंडल ने सबसे पहले 1 कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, एंड दैट कैरेक्टर वाज हाइट। फर्स्ट कैरेक्टर वाज हाइट। हाइट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। इस हाइट के 2 अल्टरनेटिव ट्रेट, टॉल और ड्वार्फ। टॉल एंड ड्वार्फ। तो इस हाइट के 2 अल्टरनेटिव ट्रेट लिए, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल को रिप्रेजेंट किया कैप्स टीटी से और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टीटी से। इस एक्सपेरिमेंट में चूंकि सिंगल कैरेक्टर का सिलेक्शन हुआ था, तो सिंगल कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। क्यों कहते हैं मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में एक ही कैरेक्टर का सिलेक्शन किया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एंड दैट कैरेक्टर वाज हाइट। ठीक है, अब हाइट प्लांट में टॉल और ड्वार्फ दोनों होती है। तो प्लांट में टॉल फीचर जिस प्लांट के पास था, अगली प्रोजेनी में कभी कभी वो ड्वार्फ फीचर भी देता था। तो इसलिए सबसे पहले ये प्रिपेयर किया गया, इस कंडीशन को प्रिपेयर किया गया कि वो प्लांट पूरी तरह से टॉल हो और पूरी तरह से ड्वार्फ हो। तो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के फॉर्मेशन के लिए इस प्लांट को 4 to 6 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेट किया गया। आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन अगर टॉल फीचर लगातार रिपीट हुआ तो ये मान लिया गया कि ये इसमें प्योर फीचर है, और इस तरह से पेरेंट का सिलेक्शन हुआ। और पेरेंट क्या हो गए? तो पेरेंट हो गए प्योर टॉल was crossed with pure dwarf। कैसे प्योर को तैयार किया? तो प्योर को तैयार करने के लिए, प्योर मतलब होमोजाइगस कंडीशन में टॉल फीचर है, इसमें कोई और मिक्सिंग नहीं है, तो प्योर के लिए सेल्फ पॉलिनेट किया गया 4 to 6 जनरेशन तक प्लांट को। अगर कोई दूसरा फीचर नहीं आया, सिर्फ टॉल आता रहा, तो इसका मतलब वो होमोजाइगस फीचर रखता है, उसमें दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। आगे इसको और हम लोग एक्सपेरिमेंट के बाद समझ लेंगे। प्योर ड्वार्फ को भी सेम तरीके से तैयार किया गया। प्योर टॉल को रिप्रेजेंट किया गया कैप्स टीटी से, और इसको रिप्रेजेंट किया गया, ये बाद में रिप्रेजेंट किया गया, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं इसलिए अभी से इसको लिखना शुरू कर देते हैं। और फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन को कहा गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन को F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेंडल को फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो प्लांट्स मिले वो सारे प्लांट कैसे थे? ऑल वेर टॉल। मेंडल को किसी का जीनोटाइप पता नहीं था, जेनेटिक मेकअप पता नहीं था, मेंडल जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाया, तो F1 में सारे टॉल प्लांट आ गए, ऑल टॉल। तो अब दिक्कत ये है कि जब आपने पेरेंट्स में एक टॉल लिया था, एक ड्वार्फ लिया था, तो ये ड्वार्फ फीचर कहाँ चला गया? क्या ये मिस हो गया या कहीं पर और है? तो इस बात को कंक्लूड करने के लिए मेंडल ने, अब अगर इस प्लांट को किसी और प्लांट के साथ अगर क्रॉस कर दे तो फिर मिक्सिंग हो जाएगी कैरेक्टर की ना, तो इस प्लांट में जो कैरेक्टर है वही अपीयर हो, इसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ पॉलिनेट करना पड़ेगा। तो इस टॉल प्लांट को अब ये अब पेरेंट हो गया नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इस टॉल प्लांट को F1 टॉल वाज सेल्फ पॉलिनेटेड। F1 टॉल को जब सेल्फ पॉलिनेट किया गया, तो यहाँ पर अब मेंडल को कुछ अलग रिजल्ट आया, यानी अब मेंडल को कुछ प्लांट टॉल मिले और कुछ प्लांट ड्वार्फ मिले। ठीक है, तो
अब फीचर क्या आ गया, तो F2 फर्स्ट में सारे टॉल आए थे। अब पेरेंट सारे टॉल है तो प्रोजेनी को सिर्फ टॉल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या फीचर मिला मेंडल को, टॉल एंड डॉर्फ। इसका मतलब ये कि ये डॉर्फ फीचर लॉस नहीं हुआ है, बल्कि डॉर्फ फीचर इसमें है कि इसको जब हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो फिर ये अपीयर हो सकता है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन था कि यहाँ पर सारे टॉल आए, तो फिर इस टॉल की जेनेटिक मेकअप क्या है, इसमें जेनेटिक मेकअप कैसा है कि ये टॉल और डॉर्फ दोनों प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि इसको तो हमने सेल्फ पॉलिनेट किया, तो कोई नया फीचर तो इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है। जो फीचर इसके पास है वही फीचर की क्रॉसिंग हुई है और ये टॉल और डॉर्फ दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जीनोटाइप जानना बहुत एसेंशियल है कि ये टॉल क्या इस टॉल से अलग है, क्योंकि इस टॉल को तो 4-6 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेट किया था, तो ये टॉल ही दे रहा था, ये होमोजाइगस टॉल था, ये डॉर्फ दे रहा था। लेकिन ये तो एक जनरेशन में ही इसने रिजल्ट को चेंज कर दिया कि कुछ प्लांट टॉल हो गए और कुछ प्लांट डॉर्फ हो गए। तो इस F1 टॉल की अननोन जीनोटाइप को जानने की मेंडल ने कोशिश की, और इस कोशिश में क्या किया, तो इस कोशिश में मेंडल ने इस F1 के जीनोटाइप को जानने के लिए, अब ऑप्शन तो कुछ था नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि F1 को कैसे पता करें कि इसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, क्योंकि तभी साइंस आपको पता है जेनेटिक्स का बहुत अधिक एडवांसमेंट नहीं हुआ था। तो मेंडल ने सोचा कि इसके फीचर को जानने के लिए हमें इसको पेरेंट के साथ क्रॉस करना चाहिए, और मेंडल ने इस F1 को क्रॉस किया पेरेंट के साथ, दोनों पेरेंट के साथ। तो अगर हम सपोज मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट को फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ। प्योर टॉल पेरेंट्स कैसे थे, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ। अब तीनों टाइप के फॉर्म में दिखाती हूँ। प्योर डॉर्फ, अभी मान के चलते हैं कि एक्सपेरिमेंट हमें पता है, तो कंक्लूड हम लोग कर पाएंगे। ये इसका जेनेटिक मेकअप, अगर ये गैमेट्स बनाता है तो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस आपको पता है कि हाफ हो जाएगा, ये कैप्स अलग हो जाएगा, गैमेट्स में हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा, पॉलिनेट किया आपने इसको इसके साथ, तो आपके पास ये F1 आया, दिस इज फर्स्ट फाइलियर जनरेशन, और टॉल प्लांट है। इस सारे टॉल प्लांट को टी का सिंबल में ठीक से चेंज कर देती हूँ, फिर से इस तरह से ज्यादा क्लियर दिखता है कि हाँ, एफ को मैं इस तरह से लिखती हूँ, ये ज्यादा क्लियर दिखता है। तो अब इसको सेल्फ पॉलिनेट किया, मैं भी कर देती हूँ इसको सेल्फ पॉलिनेट। चलिए बताइए कितने टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, बताओ। एक इस टाइप का बनेगा और एक इस टाइप का बनेगा, हाफ होने के बाद तो ऐसे ही बनेगा, ये भी इस टाइप का बनेगा और ये इस टाइप का बनेगा। चलिए इसको अब चेकर बोर्ड के फॉर्म में क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि आसान होगी, इसको क्रॉस करने में आसानी होगी। तो चेकर बोर्ड के फॉर्म में जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये चेकर बोर्ड इस तरह से बना लेते हैं, एक तरफ मेल गैमेट को लिखते हैं और एक तरफ फीमेल गैमेट को लिखते हैं। अक्सर ये तरीका है कि इस रो पर मेल गैमेट को और इस रो पर फीमेल गैमेट को लिखते हैं। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों तो सेम ही है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेट किया। तो कैप्स टी स्मॉल टी, कैप्स टी स्मॉल टी, क्रॉस कर दीजिए, कैप्स टी क्रॉस कर दीजिए, कैप्स टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये इस तरह से कुछ टॉप और कुछ डॉग प्लांट मिले। यहाँ पर इसका अभी मैंने लिख दिया है जीनोटाइप, लेकिन मेंडल को इसकी जीनोटाइप पता नहीं थी। तो मेंडल तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो अब मेंडल के पास ऑप्शन क्या था, इसका जीनोटाइप पता करने का, कि इस प्लांट को ये इसके पेरेंट्स के साथ क्रॉस करें। तो टॉल अभी मुझे पता है इसलिए मैं लिख रही, लेकिन मेंडल इसलिए कर रही क्योंकि हमारे पास, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही, मैं पी प्लांट को क्रॉस नहीं कर रही, मैं रिजल्ट को देख रही हूँ जो मेंडल ने किया था। लेकिन मेंडल ने इसका रिजल्ट देखा था कि इसको क्रॉस किया था दोनों के साथ,
तो टी टी कैप्स टी स्मॉल टी F1 में अगर है, इसको अगर हम इसके साथ प्योर टॉल पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, देन इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस. Then it is called back cross. What is back cross? When F1 is crossed with one of the parent, then it is called back cross. So F1 is crossed with one of the parent. किसी से भी क्रॉस करें तो ये बैक क्रॉस होता है. तो F1 is crossed with one of the parent. रिजल्ट देखते हैं, क्या रिजल्ट मिलेगा आप बता दो. यहाँ पर दो टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, गैमेटोजेनेसिस होगी, दो टाइप का गैमेट मिलेगा, यहाँ पर एक टाइप का गैमेट मिलेगा. अगर इसको क्रॉस कर दें तो छोटा सा चेकर बोर्ड बना दो और इसको क्रॉस करके देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलता है. मेल फीमेल टी टी यही होगा. यहाँ पर सारे प्लांट क्रॉस के बाद तो मेंडल को क्या मिला, मेंडल को सारे प्लांट कैसे मिल गए, टॉल, ऑल टॉल. तो क्लियर नहीं हुआ F1 का जीनोटाइप, क्योंकि यहाँ पर टॉल को टॉल के साथ क्रॉस किया तो सिर्फ सारे के सारे टॉल मिले. तो इस एक्सपेरिमेंट को बैक क्रॉस कहा, लेकिन इससे वो F1 के जीनोटाइप को कंक्लूड नहीं कर पाए. तो अनदर टाइप ऑफ बैक क्रॉस को परफॉर्म किया, जहां पर कैप्स टी F1 को क्रॉस किया गया वन ऑफ द रिसेसिव पेरेंट के साथ, एंड द रिसेसिव पेरेंट इज स्मॉल टी स्मॉल टी. गैमेट्स बना के चेकर बोर्ड बनाइए. गैमेट्स बना लिया आपने, कैसा बनेगा टी टी, और इधर कैसा बनेगा, तो ये स्मॉल टी बनेगा. तो इसको आप चेकर बोर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखो गैमेट्स बता दो और क्रॉस कर दो इसको, मेल फीमेल. गैमेट्स बताओ, कैप्स टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैप्स टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैप्स टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. इस बार क्या आ गया, इस बार डॉर्फ भी ऑफ स्प्रिंग आ गया. तो इस वाले क्रॉस में जब ऐसा बैक क्रॉस को परफॉर्म किया गया जहां पर F1 को वन ऑफ द रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाए, तो हमें डॉर्फ भी मिले. इससे हमें ये आइडिया लगा कि यहाँ पर जो F1 है, दिस F1 कंटेन्स बोथ द एलील ऑफ प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ. सो इट इज ए हेट्रोजाइगस कंडीशन. ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है क्योंकि इसको जब हम इसके साथ क्रॉस करते हैं तो डॉर्फ भी मिलता है. यहाँ पर भी ये डॉर्फ दे रहा है, इसका मतलब इसके पास कुछ डॉर्फ फीचर भी है, भले इसका एक्सप्रेशन टॉल के जैसा दिख रहा है. लेकिन फर्स्ट क्रॉस में ये चीज क्लियर नहीं हुई थी. तो ये एक बैक क्रॉस था, ये भी एक बैक क्रॉस है. लेकिन इस बैक क्रॉस से आपको क्या मिल पाया, इस बैक क्रॉस से आपको F1 के अननोन जीनोटाइप का पता चला. तो इस क्रॉस को कहा गया टेस्ट क्रॉस. क्यों परफॉर्म करते हैं, टू नो द unknown genotype, to know unknown genotype of F1. What is test cross? In the test cross, F1 of spring is crossed with one of the recessive parent. So test cross में क्या करते हैं, F1 is crossed with one of the recessive पेरेंट. चलो ये हो गया बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस. अब यहाँ से मेंडल को ये आइडिया मिला कि ये जीनोटाइप ऐसा है और यहाँ पर अगर इसको क्रॉस करते हैं तो ये वाला हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिल रहा है. यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हमारे पास, पहले टॉल कितने मिल रहे हैं, डॉर्फ कितने मिल रहे हैं, तो देखो ऐसा वाला भी टॉल एक्सप्रेस करता है. और ये कंडीशन हेट्रोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि इस हेट्रोजाइगस कंडीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि दो अलग अलग टाइप के एलील हैं. अगर सेम होता तो ये होमोजाइगस टॉल होता, या होमोजाइगस डोमिनेंट इसको बाद में कहेंगे और इसको होमोजाइगस रिसेसिव कहेंगे. अभी आते हैं वहां पर डोमिनेंट और रिसेसिव पर. पहले टॉल फीचर को कैलकुलेट करो 3 और डॉर्फ फीचर कितना है 1.
तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है कि प्लांट हमें दिख कैसा रहा है, टॉल और ड्वार्फ। तो ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस 3:1। अब इसके जेनेटिक मेकअप पर हम आते हैं। तो जीनोटाइप कैसा होगा, जीनोटाइप का पता अभी चल चुका है टेस्ट क्रॉस के थ्रू। तो यहाँ पर जेनेटिक मेकअप देखो ये एक ही है, यानी होमोजाइगस टॉल 1, हेट्रोजाइगस टॉल 2 और होमोजाइगस ड्वार्फ 1। सो जीनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:2:1। ये रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। दिस is first experiment of Mendel which is called monohybrid experiment। अब यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने कुछ पोस्टुलेट्स को डिराइव किया। क्या पोस्टुलेट डिराइव किया कि हर एक कैरेक्टर को पेयर्ड फैक्टर रेगुलेट करता है। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ मेंडल। इट स्टेट्स दैट each character is controlled by a paired factor or unit factor। This unit factor is called allele। This is discrete unit and this discrete unit or factor nowadays it is called alleles। इसके लिए टर्म आ गया हमारा alleles। तो हर एक ट्रेट के लिए हमारे पास पेयर्ड alleles होते हैं। देखो सब में पेयर्ड alleles है। सेकेंड कंक्लूड किया कि ड्यूरिंग गामेटोजेनेसिस the paired condition is reduced to half। During gametogenesis, the paired condition is reduced to half, or the paired allele separates from each other and constitutes haploid condition in gametes। So second बात क्या हो गई कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये पेयर्ड एलील क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स इसको बाद में कहा गया। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। तीसरा पोस्टुलेट भी यहाँ से डिराइव हुआ कि अगर दो एलील्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो दोनों ही एलील का एक्सप्रेशन एक साथ नहीं होता। अगर एक साथ होता तो हम फिर से चले जाते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में, लेकिन मेंडल को एक साथ वाली बात नहीं दिखी। दो एलील साथ में है लेकिन दोनों एलील में से कोई एक ही एक्सप्रेस हो रहा है, टॉल फीचर एक्सप्रेस हो रहा है, तो यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं हुई। इसलिए मेंडल ने कहा कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में एलील्स आर प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन देन वन एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ whereas the another allele remains suppressed in the presence of first one। so यहाँ पर टॉल का एक्सप्रेशन आया जबकि डॉर्फ भी था, लेकिन डॉर्फ एलील इस टॉल एलील के प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो यहाँ पर पोस्टुलेट थर्ड आया विच इज पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस states that in heterozygous condition if two alleles are present in heterozygous condition then only one allele expresses itself and another allele remains suppressed। The allele which expresses itself in heterozygous dominant condition is called dominant allele and the second allele which suppresses in the presence of dominant allele is called recessive allele। तो ये तीन पोस्टुलेट इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकल कर आया। बाद में इन सारे पोस्टुलेट को कॉरेंस ने लॉ के फॉर्म में जब फॉर्मुलेट किया तो यहाँ से एक लॉ डिराइव किया दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द यूनिवर्सल लॉ। ये हर जगह एप्लीकेबल है क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के दौरान हर एक ऑर्गेनिज्म गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करके हाफ करता है। ये यूनिवर्सल लॉ होता है। एक और भी लॉ को प्रपोज किया था दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विदाउट एक्सेप्शन एक्सेप्टेड होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है और ये यूनिवर्सल लॉ इसको कंसिडर करते हैं। क्लियर हो गया?